In this video we are going to learn about work, heat and heat capacity. अब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक के बारे में आपने स्टडी किया और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक. आई होप आपको अब तक का सब कुछ क्लियर हो चुका होगा. ठीक है. इफ़ देन ऑल्सो आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई कैन गिव यू रिप्लाई एज फास्ट एज आई कैन. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी पे. नाउ व्हाट इज़ वर्क? व्हेन वी exert a force on a body such that a body can move from one place to another, that means it gets displaced, so the work has been done. तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन वर्क की आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि वर्क क्या होता है. तो वर्क आपका एक ऐसा फोर्स होता है, मीन्स अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से एक बॉडी अगर मूव करती है, ठीक है, टू सम पर्टिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस वेरीफाइड नहीं है, कोई भी डिस्टेंस होना चाहिए, इवन अ स्मॉल डिस्टेंस. लाइक दिस इज़ अ बॉक्स और दिस इज़ अ बॉडी. अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो, 1 न्यूटन का फोर्स अगर आप इस पर लगाते हो तो ये डिस्प्लेस कहाँ तक करे, मान लीजिए यहाँ तक डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है ना. तो ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो ये जो है इस बॉडी पे फोर्स लगाने पे इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप कहोगे कि यस, इस बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया है. ओके, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट मोर इज़ द वर्क. इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देन देयर विल बी नो वर्क. तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा, एंड अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा. ऐसा हम सेम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी फोर्स नहीं होगा तो भी वर्क डन नहीं होगा. नाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ पर्सन टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वर्क और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विया फोर्स. तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बट मतलब दोनों का एक ही है कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो और वो ट्रैवल करती है टू सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि वर्क हैज़ बीन डन. ये आपके पास वर्क का फॉर्मूला है, W=Fs. आप सब इससे वेल अवेयर होंगे, आई नो. तो थोड़ा सा हम बेसिक का है, थोड़ा सा 9th-10th का पढ़ रहे हैं, कोई खास इसमें मुश्किल नहीं होगी आपको. आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं. इन सम केसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वुड डिक्रीज एंड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पर्सन. मतलब कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी कम होती जाती है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट और पर्सन के बीच में. अगर आप किसी को रोक रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हो. और उस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एनर्जी है वो पर्सन के अंदर आती है. इस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क कहा जाएगा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क. तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क. जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ऑब्जेक्ट पे, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, देन हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है. क्यों? क्योंकि एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए वो क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्क होगा. व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट से आपको एनर्जी मिल रही है तो वो नेगेटिव वर्क डन के अंडर काउंट किया जाएगा. ठीक है, तो व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्क. व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वर्क. ठीक है. नाउ वर्क अपीयर्स ओनली एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एक सिस्टम की हमेशा बाउंड्री पे ही वर्क को हम दिखाते हैं. एंड इट अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ सिस्टम. जब स्टेट में चेंज होता है तभी हमें विजिबल हो पाता है कि येस, वर्क हैज़ बिन डन. ऐसा यूनिट है वर्क की जूल्स. 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर. ठीक है, न्यूटन मीटर आपका न्यूटन फॉर फोर्स, मीटर फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो 2 न्यूटन मीटर क्या हो जाता है, जूल्स के बराबर हो जाता है. नाउ एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड द हीट फ्लो और द हीट ट्रांसफर, एंड एनर्जी सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड हीट. नाउ अब तक आपने वर्क पढ़ लिया, वर्क क्या होता है. अब आप हीट पढ़िए, हीट क्या होता है. हीट आपकी वो एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है. सो एनर्जी ट्रांसफर्ड दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको क्या कहोगे, हीट फ्लो कहोगे या फिर हीट ट्रांसफ़र कहोगे. ठीक है, या फिर आप सिंपली हीट भी कह सकते हो. नाउ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सचेंज्ड एट द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ हायर to a point of a lower temperature and causes a change in the state of system. ओके, अब वेरी बिग डेफिनेशन, बट पॉइंट सिर्फ इसका इतना है कि जब एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, या फिर कह सकते हैं आप एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होगा. किसकी वजह से एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होगा, जब उनके अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होगा उस वजह से एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंजमेंट होगा. उसी वजह से हीट आपका जो होता है फ्लो करती है.
तो हम तब कहेंगे जब आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब एनर्जी का डिफरेंस हो या टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तब आप कहोगे कि दैट हीट फ्लोइंग। तो हीट जो है कब फ्लो करेगी, व्हेन देयर इज अ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम। ऐसा यूनिट क्या है हीट की, जूल्स, सेम एज वर्क डन। क्यों है दोनों की सेम, बिकॉज हीट भी आपका एक एनर्जी की फॉर्म है, वर्क भी आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हीट रिक्वायर्ड इन प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बेस पे ही न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो पूछे जाएंगे। Q इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, ठीक है। सी यहाँ पर आपका हीट कैपेसिटी है, सी आपको यहाँ पर क्या है, हीट कैपेसिटी है। टी एफ माइनस टी आई मतलब कि जो बाद में हीट फ्लो करने के बाद में टाइम बचा उसे टी एफ कहेंगे। हीट फ्लो करने से पहले जो टाइम टेम्परेचर हीट फ्लो करने के बाद जो टेम्परेचर था उसको, एंड हीट फ्लो करने के पहले जो टेम्परेचर था उसको टी आई कहोगे। तो क्यू किसके बराबर हो जाता है, मतलब कि हीट चेंज किसके बराबर हो जाता है, सी डेल्टा टी के बराबर। यहाँ पर सी जो है वो होता है आपका हीट कैपेसिटी, और सी किसके बराबर हो जाएगा, फिर देखिए दोनों दो अलग अलग फॉर्मूलाज आपको दिख रहे होंगे बट वो दोनों एक ही फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना। ये क्यू आपने क्या पढ़ा, सी डेल्टा टी होता है। अब मैं आपको यहाँ से पूछूँ, ये तो आपने क्यू की वैल्यू निकाली, अब मैं पूछूँ कि सी की हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा, इस डेल्टा टी को आप क्यू के नीचे लेके आओगे तो क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो यही आपका सेम फॉर्मूला हुआ कि नहीं। तो सेम चीज़ है आपका, बस एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूलेज बना दिए गए हैं। ओके, सो दिस इज अ हीट कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं हम, हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन, एक्चुअली डेफिनेशन ऐसे डायरेक्ट तो पूछी नहीं जाएगी आपको, बट आप इसको कर लें तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप आगे चल के और कुछ कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे या कुछ एग्जाम्स दें तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट नीडेड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हेल्प करे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट as needed to raise the temperature of a system by 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एनर्जी पर डिग्री या फिर एनर्जी पर केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री। देखिए वेरियस अलग अलग हैं, आप कोई भी एक यूनिट याद रख लीजिए, सबका मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट, इफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इज डन अंडर द कंडीशन ऑफ constant volume then associated heat capacity is known as a heat capacity at the constant volume। अगर आप एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का चेंज कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज एनर्जी चेंज, और वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, मींस आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हीट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस पे पर्टिकुलर एसोसिएटेड हीट कैपेसिटी को आप क्या कहोगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वहीं हीट कैपेसिटी जो है वो इस कंडीशंस में होती है जब आपका कांस्टेंट प्रेशर हो, तो आप उसको कहोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर मींस आइसोबारिक। आई होप आपको अच्छे से पता हो ये सारी चीज़ें। अगर आपको अभी भी इन आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल इन सब चीज़ों में डाउट है, सो प्लीज़ मूव ऑन टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास का क्या मतलब है कि जब आप हीट कैपेसिटी कर लो, हीट कैपेसिटी इज सी पर यूनिट मास ले लो, मतलब कि हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दो अगर मास से, तो आपके पास क्या निकल के आएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसको एक अलग से नाम दे दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट होती है जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है। नाउ for 1 mole of substance the corresponding heat capacities are known as a molar heat capacity at the constant volume। मतलब अब जब तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो, लेकिन वही हीट कैपेसिटी अगर आप एक मोल के लिए निकालो या फिर मोलर के लिए निकालो तो वो आपका क्या बनता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आई मीन हीट कैपेसिटी जो होगी आपकी वो मोलर हीट कैपेसिटी कही जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंटी। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, अगर प्रेशर है तो प्रेशर पे होगी। ओके, तो यूनिट फॉर मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। वहाँ मोल इनवर्स, वहाँ पे ऊपर हमने अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, उसमें क्या थी, जूल केल्विन इनवर्स और ग्राम इनवर्स। ऐसे यहाँ पर हो जाएगी जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द मोलर हीट कैपेसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वेयर एज अ हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी ये आपकी क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि हीट कैपेसिटी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, स्मॉल CP मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जो कि किसके बराबर हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास हो गया CP/m। तो अब तक आपने इसमें ना, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको एक बार समराइज करके दूँ, 3 चीज़ें आपने अब तक पढ़ी, दैट इज़ हीट कैपेसिटी कैपिटल C, स्मॉल c स्टैंड्स फॉर दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड स्मॉल c अगर आप इसको m और लगा दें, नहीं तो फिर स्मॉल c के ही तरह रिप्रेजेंट होता है दूसरा वाला, तीसरा वाला भी। स्मॉल कैपिटल C जो है वो तो आपने क्या पढ़ा, Q/Δt, ठीक है। स्मॉल c आपने क्या पढ़ा, कैपिटल C का डिवाइड अगर आप कर दो m से, मतलब कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। सो दिस इज अ हीट कैपेसिटी दैट इज कैपिटल C पर यूनिट मास, ओके। और वहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। अब आप करेंगे हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी आपकी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, ओके। दिस इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल क्या हो जाएगी आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये 3 चीज़ें आपने बेसिकली यहाँ पर स्टडी करी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अच्छे से समझिए, लर्न करिए, नोट्स बनाइए, एक कीवर्ड्स की टाइप में करिए, पूरा एज इट इज़ नहीं उतारना, कीवर्ड्स के टाइप में एक हिंट्स के टाइप में लिखिए, उससे क्या है मेमोराइज करने में आसानी होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।